अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़ पे बजट स्पेशल ट्रांसमिशन। नून लीग की हुकूमत अपना पहला बजट पेश करने जा रही है, यानी कि बजट 2024 और 25, जो कि कल पेश किया जाएगा। और अब से कुछ देर बाद जो रवां माली साल है उसका इकनॉमिक सर्वे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सामने रखा जाएगा। अब ये बजट की अहमियत से हम सब वाकिफ़ हैं, क्योंकि IMF प्रोग्राम में जाना है और IMF का जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो बजट से पहले नहीं हो सका है, जिससे वाज़े तौर पे ये कहा जा सकता है कि इस बजट में जो अहदाफ रखे जाएंगे वो IMF से मुशावरत के बाद रखे जाएंगे और इसके बाद ही जो IMF का प्रोग्राम है वो आगे बढ़ सकेगा। इकनॉमिक सर्वे के जो नंबर्स आएंगे वो तो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन नेशनल इकनॉमिक काउंसिल ने कुछ अहदाफ जो है वो अप्रूव कर दिए हैं, जिसमें जो डेवलपमेंट बजट है अगले माली साल के लिए वो 3,500 अरब रुपए का रखा गया है, जिसमें से 1,400 अरब रुपए फेडरल PSDP है, जो कि रवां साल के मुकाबले में तकरीबन 45% ज़्यादा है। यानी कि 1,400 अरब रुपए जो PSDP होगा वो वफाकी हुकूमत के लिए होगा, फेडरल PSDP होगा, और सूबों को 2,100 अरब रुपए मिलेंगे। इसके अलावा जो मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क है उसमें भी जो मैक्रो इकनॉमिक टारगेट्स हैं वो आज तय किए गए हैं नेशनल इकनॉमिक काउंसिल में, जिसमें GDP का टारगेट 3.6% रखा गया है, इन्फ्लेशन 12%, जबकि जो एक्सपोर्ट्स का टारगेट है वो $32.3 बिलियन और इंपोर्ट्स में इजाफा का इम्कान है इस साल, और तकरीबन $57.3 बिलियन पर इंपोर्ट जो है वो नेशनल इकनॉमिक काउंसिल ने इसके नंबर्स तय किए हैं। इस पूरी बजट ट्रांसमिशन पे मुख्तलिफ सेक्टर्स के लोगों की राय आपके सामने रखेंगे, क्योंकि हर कोई ये कह रहा है कि इस साल का जो बजट है उससे पाकिस्तान को एक बेहतर डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें टैक्स टू GDP बढ़ाना है, एनर्जी सेक्टर के जो मसाइल हैं उस पर काबू पाना है। तो इसके लिए जो प्रपोजल्स हैं वो ऑलरेडी मिनिस्ट्री को जा चुके हैं। अब देखना ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो बजट पेश करती है उसमें कितने उन प्रपोजल्स को शामिल किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे साबिक फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब इस वक्त हमारे सामने हैं, और इसके अलावा राना तारिक साहब जो कि चेयरमैन है रिटेल एसोसिएशन के, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आप बताइएगा मिफ्ता इस्माइल साहब, जो नेशनल इकनॉमिक काउंसिल है उसने 3,500 अरब रुपए का डेवलपमेंट बजट रखा है, जिसमें से 1,400 अरब रुपए फेडरल PSDP होगा। ये नंबर पे बड़ी डिबेट होती रही है, क्योंकि इससे पहले एनुअल प्लानिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो इससे कम हदफ रख रही थी, 1,220 अरब रुपए का, लेकिन शायद SN इकबाल साहब की प्लानिंग मिनिस्टर की ख्वाहिश थी 1,500 अरब रुपए हो। आपको लगता है कि रीजनेबल है टारगेट या बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है विद एन इंक्रीज ऑफ 45%? जी, मैं समझता हूं कि ये बहुत ज्यादा टारगेट है, और ना सिर्फ कि ऑप्टिमिस्टिक है, मैं तो इसको बहुत मायूब समझता हूं कि आप इस वक्त जबकि मुल्क का खसारा 9,000 अरब रुपए के बराबर है, जब यहाँ पे इतनी तेजी से नोटें छप रही हैं, महंगाई बड़ी मुश्किल से कंट्रोल में आ रही है, कि आप 1,500 अरब रुपए 1,400 अरब रुपए आप जो है वो डायरेक्टली और 100 अरब रुपए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में खर्च करें, इसके अलावा 200 अरब रुपए SOEs खर्च करेंगी, तो वफाक जो है वो 1,700 अरब रुपए खर्च करने का सोच रही है डेवलपमेंट पे। 2,300 अरब रुपए जो है 2,500 अरब रुपए जो है सूबे खर्च कर रहे हैं, और हम ये जानते हैं कि इस डेवलपमेंट के अंदर कितनी इनएफिशिएंसीज होती हैं और कितनी और दीगर चीजें होती हैं। बार बार कनाल की लाइनिंगें हो रही होती हैं, रोड्स टू नोवेयर बन रहे होते हैं, गोस्ट स्कूलें बन रही होती हैं, तो ये इस वक्त ये पैसा ज़ाया करने की हुकूमत को जरूरत नहीं थी। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे, दासू डैम हुआ या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट्स हैं, उनको आप करते, लेकिन आपने इसके अंदर MNA के प्रोजेक्ट्स डाल दिए 75 बिलियन के वफाक में। सूबों के अंदर हर MPA को अरब अरब रुपया मिल रहा है वो खर्च करने के लिए। तो इस वक्त ये मतलब ये 800 लेजिस्लेटर्स के अंदर जैसे मैंने बताया कि ये जो बजट है, जाहिर सी बात है इसमें IMF का एक बड़ा रोल होगा, तो क्या आपको लगता है जो टारगेट आज NEC ने सेट किया है ये विदाउट इन कंसल्टेशन विद IMF होगा? ये तो मुमकिन नहीं नजर आता ना मिफ्ता साहब। नहीं, आपने एक IMF का आपका जो बेसिक टारगेट होता है वो तो बजट के खसारे का होता है, कि आपने कहा है कि हमको प्राइमरी सरप्लस जो है वो देना है 1,200 अरब रुपए का, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, 1% ऑफ GDP, वो आपने एक टारगेट करा होता है। फिर ये कि आप जो है एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि हमने 1,500 अरब रुपए खर्च करने, वफाक में 75 अरब रुपए MNAs के प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत जरूरी है आपको देना, आपको MPAs के प्रोजेक्ट्स के लिए हर सूबे में 1-1 अरब रुपया कम से कम हर MPA को मिल रहा है। हमारे पास 700 MPA है, एक तरफ ये कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप बात कर रहे हैं कि हम डिविडेंड के ऊपर टैक्स बढ़ाएंगे, हम अर्न इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स बढ़ाएंगे, कैपिटल गेन्स के ऊपर टैक्स बढ़ाएंगे, मतलब एक तरफ, और नौकरी पेशा लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ाएंगे। तो एक तरफ आप टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ आप वो अखराजात कर रहे हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है।
आप अगर अच्छा, आप समझते हैं कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हुकूमत चाहती है कि अगले माली साल में 3.6% की जो जीडीपी ग्रोथ हो उसका ड्राइवर बने ये पीएसडीपी डेवलपमेंट बजट जो रखा गया है। तो फिर ये पैसे क्योंकि आप कर्ज लेकर ले रहे हैं बैंकों से, बैंक देखें ना, दो चीजें होंगी ना शहजाद, बैंक से ये हुकूमत का 9,000 अरब रुपए का डेफिसिट होगा, उसमें से दो चीज होंगी, $3 बिलियन तो आप ये फाइनेंस करने के लिए, एडीपी फाइनेंस करने के लिए $3 बिलियन तो आप डॉलर्स के अंदर कर्ज लेंगे। उसके अलावा आप पाकिस्तानी उससे कर्ज लेंगे, तो आप जब 9,000 अरब रुपया कर्ज ले रहे हैं वो दो जगहों से आ सकता है, या वो प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को क्राउड आउट करेगा, प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को कम करेगा, या फिर हुकूमत नोटें छापेगी जिससे महंगाई बढ़ेगी। तो मैं ये समझता हूं कि जब आपका इतना माशी बहरान हो तो उस वक्त थोड़ी सी प्रायोरिटी देखनी चाहिए। आपने 500 अरब रुपया अगर लास्ट ईयर खर्च किया है तो इस साल कौन सा अमर माने है कि आपको 1500 अरब खर्च करना पड़ेगा? आप 600-700 अरब में भी ये काम कर सकते थे। मेरे साथ मिफ्ता इस्माइल साहब, मेहताब हैदर साहब भी मौजूद हैं, जुबैर मोतीवाला साहब ने भी ज्वाइन किया। मेहताब हैदर साहब से पहले खबर ले लेते हैं इस हवाले से, क्योंकि मेहताब साहब आप तो मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं, जो IMF के साथ मुज़ाकरात हुए उस पर भी आप रिपोर्ट करते रहे। अब साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब समझते हैं कि बहुत ज्यादा टारगेट रख दिया गया है, 1400 अरब रुपए, और इसमें अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मिलाएं फिर SOEs जो कंट्रीब्यूशन करेंगे तो तकरीबन 1700 अरब रुपए ऑलमोस्ट ये वफाकी PSDP हो जाएगा, और फिर सूबों का अलग है। आपको क्या लगता है ये इन लाइन विद IMF टारगेट्स है? क्योंकि ऑब्वियसली IMF ने तो आखिर में देखना है कि प्राइमरी सरप्लस का टारगेट पूरा होता है या नहीं होता है, लेकिन उनको जवाब तो देना पड़ेगा ना कि कैसे हम इसको बैलेंस आउट करेंगे। मेहताब हैदर साहब, आवाज आ रही है आपको? मेहताब साहब, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, हमारा राब्ता शायद मेहताब हैदर साहब से अभी नहीं हुआ है। हम राना तारिक साहब के पास जाएंगे। राना तारिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, क्योंकि आपका ताल्लुक रिटेल एसोसिएशन से है। अब ये ऐसा एक सेक्टर रहा है जो कि पिछले कुछ अरसे से तनकीद की जद में है, क्योंकि आप लोगों का कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी में तो है, बट ये तनकीद होती रही है कि किसी किस्म का भी टैक्स लगाएं, चाहे फिक्स टैक्स लगाएं, चाहे आपकी इनकम पे टैक्स लगाने की बात करें, लेकिन ये रिटेल सेक्टर कभी मानता नहीं है और हमेशा ये कहते हैं कि हमारा इनपुट लिया जाए। जब इनपुट लेते हैं तब भी आप लोगों की तरफ से रेजिस्टेंस आती है। तो क्या अब इस बजट में आप होता हुआ देख रहे हैं, और क्या आप लोगों का इनपुट था हुकूमत को? तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं उन रिटेलर्स को जो इंटीग्रेटेड है, तो हम टैक्स कंप्लायंस में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। और दूसरी बात जो आपने की कि रिटेलर टैक्स नहीं देता, इसकी रीजन बड़ी सिंपल है कि इस परसेप्शन के पीछे जो नंबर्स हैं वो ये है कि 92% तक के रिटेलर टैक्स में या तो एग्जिस्ट नहीं करते या पार्शियली एग्जिस्ट करते हैं। इस सिचुएशन में टैक्स कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। मैं समझता हूं कि रिटेल एक ऐसा सेगमेंट है जिसको सिस्टम में लाके टैक्स कलेक्शन को बढ़ाया जा सकता है। हम इस सिस्टम में रिटेलर को लाने की फेवर इसलिए भी करते हैं, जो बिजनेसेस इस टैक्स नेटवर्क का हिस्सा हैं उनके ऊपर टैक्स कंप्लायंस बहुत ज्यादा है, उनके ऊपर टैक्स बर्डन बहुत ज्यादा है। तो मैं ये समझता हूं कि इस चीज को करने के लिए जरूरी है कि हम सपोर्ट करें टैक्स कंप्लायंस की। दूसरी बात ये कि जो मिफ्ता साहब ने बात की कि इस वक्त जो हालात हैं उसमें ये फलसफा लेके आना कि सड़कों और पुलों के साथ हम ग्रोथ लेके आएंगे, हम मुआशी निजाम लेके आएंगे जिससे पाकिस्तान में तरक्की नजर आए, तो ये बहुत पुराना मॉडल है। इस मॉडल को अब हमें नहीं लेके चलना चाहिए। और पॉलिटिशियन के जरिए जो स्पेंडिंग का कल्चर है जिसमें अरबों रुपए जाते हैं और वो कमीशन और किक्स बैक में चले जाते हैं, और गोश्त स्कूल बने या गोश्त सड़कें बने, वो आज की हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि एक्सपेंस को अब कंसोलिडेट करने की जरूरत है। 45% टैक्स ग्रोथ शायद पॉसिबल नहीं है। 45% टैक्स ग्रोथ, इसका मतलब ये है कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसके ऊपर आप बर्डन बढ़ाएंगे। मैं एक और चीज ऐड कर दूं, अभी जो स्कीम इंट्रोड्यूस हुई है, जो ताजर दोस्त स्कीम है, आई पर्सनली फील कि ये एक फेलियर स्कीम है और ये उन्हीं स्कीमों की तरह फेल हो जाएगी जो इस माजी में इससे पहले आएंगी। अगर FBR इसमें जाके शॉप टू शॉप जाके उनको रजिस्टर कर रहा है फॉर द ताजर दोस्त स्कीम, व्हाई नॉट FBR जाए और जाके उन रेगुलर इनकम टैक्स में रजिस्टर करे। मैं तो इस फेवर में हूं, आप किसी को एग्जम्पशन ना दें, किसी को फेवर ना दें। हर बिजनेस तो रिटेल है, होलसेल है, कहीं पे भी आप उसको रजिस्टर करें, उससे कंप्लायंस लें। सही। मैं आपकी तरफ वापस आता हूं, मुझे ज़रा इस पर तफसील से बात करनी है, लेकिन क्योंकि मेहताब हैदर साहब से हमारा राब्ता इस वक्त कायम हो चुका है। मेहताब साहब, ज़रा बताइएगा, क्योंकि अभी बात हो रही थी, आज जो NEC ने अप्रूव किया है डेवलपमेंट बजट का टारगेट 1400 अरब रुपए का वफाक का,
और फिर इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के भी 100 अरब रुपए हैं, एसओईज का कंट्रीब्यूशन भी है। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ हैं, कह रहे बहुत ज्यादा टारगेट रख दिया गया है क्योंकि 40 से 45% ज्यादा है इस साल के मुकाबले में, और इस वक्त जरूरत नहीं है इस बात की। तो जरा आप बताइएगा, क्योंकि आप उन तमाम मीटिंग्स के हवाले से रिपोर्ट करते रहे जो आईएमएफ के साथ हुई है फाइनेंस मिनिस्ट्री की, तो क्या ये नंबर इन कंसिडरेशन विद आईएमएफ तय किया गया है या आपके ख्याल में अप्रूव नहीं करेगा आईएमएफ इस नंबर को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर ये एक प्रोजेक्शन है जो हमारी ख्वाहिश है और एनईसी की ख्वाहिश है कि इतने पैसे यूटिलाइज हों। मैं आपको इस साल की मिसाल देता हूँ। ये जो आउटगोइंग फाइनेंशियल ईयर है, इसमें 950 अरब रुपए का पीएसडीपी रखा गया, जिसमें से 750 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट ने देने थे और 200 अरब रुपया से ज्यादा जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप थी। जो मई तक के फिगर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि कोई 400 अरब रुपए से कम की यूटिलाइजेशन हुई है। अच्छा, तो मुझे ये खदशा है कि ये जितनी हमने इतना बड़ा टारगेट जो है वो रख दिया है, ये रिलीजेस नहीं होंगी और उस हद तक यूटिलाइजेशन नहीं होगी, लेकिन आईएमएफ को इस पे कंसर्न होगा। दूसरा, मैं समझता हूँ कि बड़ी हैरानकुन बात है कि आप ये देखें कि एनईसी की जो लास्ट मीटिंग हुई थी और उसमें ये डिसीजन हुआ था कि ये जो पार्लियामेंटेरियंस के लिए एसडीजीज का प्रोग्राम है जी, उसके लिए पैसे नहीं रखे गए और एपीसीसी तक पैसे नहीं थे। उसके पैसे 75 अरब रुपया आपने रख दिया है। मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स के पैसे आपने बढ़ा दिए, उतने ही रखे हैं। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास 53 बिलियन आपने एडिशनल जो है वो दे दिए हैं और वो ज्यादातर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होगी, जो ब्लॉक एलोकेशन होगी, उसके लिए इस्तेमाल होंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा मैं समझता हूँ कि आप ये देखें कि जो रिलीजेज होंगी वो अगले माली साल के दौरान शायद इतनी ज्यादा ना हो। एक तो आईएमएफ का भी प्रोग्राम उसमें प्रॉब्लम होगा और दूसरा रेवेन्यू साइड को भी देखते हुए जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो रिलीजेस करेगी। तो ये एक विश लिस्ट है। अब विश लिस्ट पे किस हद तक अमल होता है ये तो आइंदा माली साल के दौरान ही पता चलेगा, लेकिन आईएमएफ का ये कंसर्न डेफिनेटली होगा। लेकिन ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है यूटिलाइजेशन पर। शायद एक सियासी स्लोगन के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाए कि इतना बड़ा पीएसडीपी बजट है, लेकिन एक्चुअल यूटिलाइजेशन कितनी होगी उस पर हमें देखना पड़ेगा। मेहताब साहब, टैक्स रेवेन्यू जो फेडरल ब्यूरो का टैक्स रेवेन्यू टारगेट है वो क्या नंबर सामने आ रहा है? क्योंकि पहले बात हो रही थी 12,900 अरब रुपए, लेकिन अब शायद टोटल जो रेवेन्यू है विच इंक्लूड्स नॉन टैक्स रेवेन्यू एज वेल, उसका फिगर शायद 13,000 अरब रुपए। एग्जैक्ट क्या है इस वक्त आपके पास खबर? देखिए, 12.9 ट्रिलियन का टारगेट एफबीआर का होगा। 12.9 इसके अलावा जो आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू का टारगेट है वो भी उसके अंदर 20 से 25% की ग्रोथ होगी। चूंकि अभी ये प्रपोजल है कि जो पेट्रोलियम लेवी है उसको जो है वो बढ़ा दिया जाए। चूंकि आईएमएफ ये कह रहे हैं कि आप पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर जीएसटी लगाएं, तो हुकूमत की कोशिश ये है कि हम जीएसटी की तरफ ना जाएं क्योंकि उसका बहुत ज्यादा जो है वो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट होगा और वो आपको पता है कि फेडरल डिविजिबल पूल का भी हिस्सा बन जाता है, तो वो असल बात तो यही है जी, चला जाता है। तो इसलिए हुकूमत की कोशिश ये है कि लेवी जो है जो तकरीबन इस टाइम 60 रुपए है, उसमें 10 रुपए या 20 रुपए का इजाफा जो है वो मुतवक्को है। अब देखना ये है कि बजट में इसमें क्या करते हैं। लेकिन जो एफबीआर का टारगेट है वो बड़ा ही एम्बिशियस टारगेट है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में अगर आप पिछले 15-20 सालों के अंदर देखें तो 400 से 500 अरब रुपए से ज्यादा के टैक्सेस पाकिस्तान में नहीं लगाए जाते। 600 से 700 अरब रुपया कहा जाता है, लेकिन वो 400 से 500 अरब रुपए के टैक्स लगाए जाते हैं, बाकी वो एडमिनिस्ट्रेटिव बेस के थ्रू करते हैं। सही। तो अभी अगर आप नंबर्स को देखें तो आप नॉमिनल ग्रोथ से कुछ 15 to 16% उससे हासिल कर लेंगे। सही। जो टैक्सेशन मेजर्स आपको करने पड़ेंगे वो कोई 1.6 ट्रिलियन से लेके 2 ट्रिलियन के दरमियान होंगे। आप उसमें कुछ चीजें शामिल कर सकते हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव जो मेजर्स हैं, आप कहेंगे जी हम डेटा को एनालाइज करेंगे और डिजिटाइजेशन की तरफ जाएंगे, उससे हम जो है वो ग्रोथ हासिल करेंगे। लेकिन एक मेजर किस्म की टैक्सेशन जो है वो ऑन कार्ड्स होगी। अब देखना ये है कि ये नंबर्स को और मेहताब साहब, जो इतने अरसे तक हम ये बात करते रहे कि टैक्सेशन को ब्रॉड बेस करना है, क्या उस बात का इम्कान है या जो टैक्स पेयर हैं उसी पे मजीद बोझ डाल के ये 1600 अरब रुपए मजीद इकट्ठे किए जाएंगे? देखिए, सबसे मेजर जो टैक्सेशन का मेजर होगा
वो जीएसटी से रिलेटेड होगा। जीएसटी जो है वो एक इन्फ्लेशनरी एक है, लेकिन उसमें ये है कि जिन सेक्टर्स के ऊपर रिड्यूस्ड रेट्स है, वो रिड्यूस्ड रेट्स जो है वो स्टैंडर्ड रेट की तरफ जो है वो जाने के चांसेस हैं। ये जो एग्जम्प्टेड सेक्टर्स हैं उनके ऊपर जो है वो जीएसटी बढ़ेगा। इसके अलावा पर्सनल इनकम टैक्स के स्लैब्स जो है पेंशनर्स के ऊपर पहले प्रपोजल थी, वो ड्रॉप हुई है, लेकिन ये जो पर्सनल इनकम टैक्स है उसके स्लैब्स कम करने और खासकर जो हायर स्लैब्स है उसका रेट जो है वो बढ़ाने की तजवीज़ है। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया। मेहताब हैदर साहब हमारे साथ मौजूद है। मिफ्ताह इस्माइल साहब, आपकी तरफ वापस आता हूं, क्योंकि वैसे तो आप नून लीग का हिस्सा रहे, आपको पता है कि नून लीग की एक फैसिनेशन है पीएसडीपी बजट के साथ, और वो चाहते हैं कि ग्रोथ का ड्राइवर ये बने, और दूसरा ऑब्वियसली इंपोर्ट के हवाले से भी कहा जाता है कि इंपोर्ट बेस्ड ग्रोथ की तरफ उनकी तवज्जो रहती है। लेकिन जैसे भी मेहताब साहब ने बताया कि इस साल भी टारगेट तो रखा गया था 950 अरब रुपए का, यूटिलाइजेशन कुछ 400 साढ़े 400 अरब रुपए तक की हुई है मई में। तो अगर अभी भी 1400-1500 अरब रुपए आप टारगेट रख दें, इतना यूटिलाइज होना नहीं है, आखिर में कटौती होनी है और वो पैसा या तो आपके डेट सर्विसिंग में चला जाएगा या कहीं और खर्च हो जाएगा। शहजाद, इस तरह इतना आसान नहीं होता है। देखिए, एक बात दुरुस्त है कि चलो डेवलपमेंट करने का शौक है नून को, लेकिन मुझे गोश्त लेने का बड़ा शौक है, लेकिन अगर एक्सपोर्ट बढ़ जाता है तो कम कर देते हैं। मिसाल के तो चीनी का बहुत शौक है, अगर डायबिटीज हो गई तो थोड़ा कम कर देते हैं। तो यहाँ पे पैसे नहीं हो और आप टैक्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसके अंदर रीजनेबल दिखा सकते हैं। नंबर 2 ये होता है, जब आप बहुत सारे नए प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो आप उनमें पैसे डालना शुरू कर देते हैं। अब ये होता है कि 100 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, आप 10 अरब रुपए डाल देते हैं। अब वो थ्रो फॉरवर्ड 90 अरब रुपए का अगले साल चले जाता है, वो 10 अरब रुपए भी जाते हैं, वो भी जाया हो जाते हैं, प्रोजेक्ट भी नहीं बनता है। फिर उसके बाद वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है, 100 अरब से 150 अरब हो जाता है। फिर अगले साल आप 15 अरब डालते हैं, फिर उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। ऑलरेडी हमारे पास कोई मतलब 14 साल का थ्रो फॉरवर्ड है कि जो 14 साल तक अगर हम कोई नया प्रोजेक्ट ना करें तो आपको लगेंगे, इतने पैसे लगेंगे 17,000 अरब रुपए का, जिससे हम खत्म करेंगे। ये नहीं, क्या बात कर रहे हैं, ये बड़े बड़े इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। आई वुड लाइक यू टू रिपीट दिस। आप कह रहे हैं कि अगर कोई नया प्रोजेक्ट ना भी इस्तेमाल करें तो जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके मजीद 14 साल तक हमने अदायगियां करनी है। नहीं, मतलब 14 साल लगेंगे इस स्पीड पे जाते हुए खत्म करने के लिए। मतलब इतने पैसे चाहिए, 17,000 अरब रुपए चाहिए, जो हमने प्रोजेक्ट हर जगह लगा रखे हैं ना। अच्छा। हम तो बड़े एम्बिशन है कि हम आगे कहीं फीता काट देते हैं, 10 अरब रुपया डाल देते हैं। अवाम का पैसा है तो डर तो लोगों को नहीं है कि यार अवाम का पैसा है। उस तरफ दूसरी तरफ जब मेहताब भाई ने बात करी है, देखिए आप बात कर रहे हैं 41% टैक्स बढ़ाने की, 9,200 अरब से आप लेकर जाएंगे 12,970 अरब रुपए। अब ये जो मुझे नंबर सुना है, बाकी मेहताब साहब को और चेयरमैन एफबीआर को ज्यादा पता है। अब जब 12 आप 41% टैक्स बढ़ा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 13.5% जो अगले साल होगी वो इन्फ्लेशन होगी, 3.5% ग्रोथ होगी। इसको एफबीआर कहता है ऑटोनोमस ग्रोथ। ये 17% हम अलग रख देते हैं, 24% यानी 2300 अरब रुपया आपको अगले साल लेकर आना है नए टैक्स में, विच इज 2% ऑफ जीडीपी। 2300 अरब रुपया इन ऑन टॉप ऑफ 11,000 अरब रुपया आप कैसे जमा करेंगे? मतलब ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये लोगों की मुंह से खून निकल जाएगा जब आप ये टैक्सेस लगाएंगे। जो बातें आ रही हैं। हाँ मिफ्ताह साहब, मैं चाहूंगा जरा उसकी तफसील बताइएगा कि किस तरीके से ये हो सकता है। क्या एग्जेम्पशंस खत्म होकर करके ये टारगेट पूरा हो सकता है, या जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं उसी पे मजीद बोझ जाएगा, या इस बजट में कुछ हम देखेंगे कि जो टैक्स बेस है हमारा उसको ब्रॉड बेस किया जाएगा? इस पर भी बात करेंगे। जो रिटेल सेक्टर के हवाले से इशूज़ हैं उस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद आपके सामने हम दोबारा हाजिर होते हैं। दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जुबैर मोतीवाला साहब, आपके क्या थॉट्स हैं इस बजट के हवाले से? क्योंकि बहुत बात तो हो चुकी है कि हमें रिफॉर्म्स करने हैं, इस्लाहत लेके आनी है, चाहे वो एनर्जी का शुबा क्यों ना हो, ताकि हमारे एक्सपोर्ट्स को हम कम्पिटिटिव बना सकें। हमें टैक्स जो है ब्रॉड बेस करना है, किसी एक सेक्टर पे या जो ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं या जो रजिस्टर्ड हैं उनके ऊपर ही बोझ नहीं डालना। आपको लग रहा है कि इस बजट में कुछ ऐसा होने जा रहा है, कुछ मुख्तलिफ नजर आएगा, या जैसे हर साल हम देखते हैं उसी का ही रिफ्लेक्शन दोबारा देखा जाएगा? देखिए, मैं अगर पर्सनली मैं ये बात समझता हूँ कि अगर आप देखा जाए इससे, तो इस बजट के अंदर कोई मुख्तलिफ कोई बात हो नहीं सकती, क्योंकि अगर इतना बड़ा टारगेट रखा है तो मुझे कोई ऐसे शोबे नजर नहीं आते जिनके अंदर वो अदर देन जो ऑलरेडी टैक्स नेट हैं उनके ऊपर ये टैक्स लगाएं और इतना टैक्स कलेक्ट हो जाए। तो आई थिंक जो ना जो शोबे अभी टैक्स में हैं वो कहते हैं कि हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, लेकिन उसके ऊपर से वो जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमारा कोई रॉ मटेरियल है, इसको ड्यूटी फ्री आ रहा है, अगर उसको उन्होंने पुरानी ड्यूटी के ऊपर
ऊपर बहाल कर दिया तो कोई टैक्स तो नया नहीं लगा, लेकिन जो हमारी कॉस्ट थी उसको उन्होंने बढ़ा दिया। तो ऑटोमेटिकली यही तरीकेकार हो सकता है, कहीं आरडी लग गई या कहीं जो है ना कस्टम ड्यूटी जो है ना उसको बढ़ा दिया गया। तो इस तरह से तो मैं नहीं समझता कि इस तरह से होगा। और ये अभी इस वक्त जो हालात हैं जिसके अंदर एक्सपोर्ट जो है कम से कम जो है ना कुछ सेक्टर्स हैं जो हमारे एक्सपोर्ट के पिलर्स हैं, जैसे टेक्सटाइल है, 60% एक्सपोर्ट टेक्सटाइल का है। अब तो बाकी शोबे भी बहुत टेक कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, बहुत फूड के अंदर बहुत आ रहा है, कन्फेक्शनिंग बहुत जा रहा है। लेकिन ये जो है ना, ये अगर आप 60% टेक्सटाइल को देखें तो इट इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन दी यूटिलिटी सर्विसेज, क्योंकि 40% हमारा जो पार्ट होता है कॉस्ट का वो गैस और इलेक्ट्रिसिटी होता है। उसको उन्होंने 3 टाइम्स एक दफा बढ़ा दिया, फिर 137% गैस पे बढ़ा दिया, फिर ब्लेंड के नाम के ऊपर कुछ और बढ़ा दिया। तो ओवरहेड कॉस्ट हैव गॉन अप और हम इंटरनेशनली कम्पीट करने के काबिल इस वक्त नहीं है। अगर ये नहीं होता तो वी वुड हैव बीन एक्सपोर्टिंग 10 बिलियन मोर, ये मेरा मानना है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि जो हमारी मीटिंग्स होती रही हैं उसमें इनको किसी तरह से भी इसको रीजनली कॉम्पिटिटिव टैरिफ लाना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी में भी और गैस में भी। बेशक यूनिफॉर्म हो, लेकिन यूनिफॉर्म अक्रॉस द कंट्री हो, लेकिन इतना ज्यादा टैरिफ से आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। दूसरा मेरा मानना ये है कि जितनी भी आप एक्सरसाइज अभी बजट की हो रही है, इसमें जो रेवेन्यू के इजाफे की जो बात है IMF ड्रिवन है। अगर आप कोई भी वहां जाके बैठ जाएगा, मैं नहीं समझता कि उसके पास कोई बहुत ज्यादा चॉइसेस होंगी कि मैं ये नहीं करूंगा और ये करूंगा। वैसे ये जो बात हो रही है कि जो टैक्स हमने टारगेट अपना अचीव करना है उसके लिए एग्जेम्पशन खत्म करनी पड़ेंगी, तो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा इंडस्ट्री पे, और क्या जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हमारी वो उससे प्रोटेक्टेड रहेगी या उस पर भी उसका असर आएगा? अगर आप एग्जम्पशंस विड्रॉ करेंगे तो उसका मतलब ये होता है कि अगर आप रेगुलर जो इंडस्ट्री है उसके रॉ मटेरियल के ऊपर अगर आप एग्जम्पशंस विड्रॉ करते हैं, एग्जम्पशंस नहीं है जैसे अब बेसिक रॉ मटेरियल है जो पाकिस्तान में बनता नहीं है उसके ऊपर 0 ड्यूटी है, इनकम टैक्स है और सेल्स टैक्स जो है वो है। अब अगर उसके ऊपर अगर आप ड्यूटी को एग्जम्पशन को विड्रॉ करते हैं या ड्यूटी वापस उसके ऊपर लगा देते हैं तो अल्टीमेटली उसका असर तो कॉस्टिंग पे आएगा ना जी। हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज द मेन थिंग। हमारा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जब तक हमारे रीजनली कॉम्पिटिटर्स के बराबर नहीं होगा, हम एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएंगे? हम एक तरफ एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं, इंडस्ट्रियों को हम FDI चाहते हैं, लोकल इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। इन तमाम बातों के लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर चाहिए, एंड दैट कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर इज दैट the unit should make money। और कुछ भी नहीं होता, प्रॉफिटेबिलिटी के अलावा कोई इंडस्ट्री चलती नहीं है। अगर आप ये प्रॉफिट्स को ले लेंगे तो अब BMR भी नहीं हो रहा, अब तो बैलेंसिंग मॉडर्नाइजेशन और रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा। लेकिन एक खुशाइन बात जरूर हुई है कि 1.5% उन्होंने इंटरेस्ट रेट कम किया। आई थिंक आई वेलकम दैट, लेकिन देयर इज मच मोर रूम टू गो डाउन। इट शुड बी, अगर 21% इन्फ्लेशन रेट है तो जब पिछला हम देखते हैं कि 21% जब था तो 9.75 आपका इंटरेस्ट रेट था। इसका मतलब इसके अंदर अभी आपको 10% की मजीद गुंजाइश है कि आप इसमें नीचे जा सकते हैं। आपको जो भी आप बजट बना रहे हैं, मेरी इस्तदा सिर्फ ये है कि आप इंडस्ट्री को वायबल बनाएं, इंडस्ट्री को प्रॉफिटेबल बनाएं, ताकि आपको टैक्स भी मिले और एक्सपोर्ट भी बढ़े और एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो। सही, मैं इस एक्सपोर्ट्स के हवाले से आप मेरे साथ थोड़ी देर रहिएगा, मुझे आपसे इस पर और तफसील से भी बात करनी है। अशफाक तोला साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। अशफाक तोला साहब, 12,900 अरब रुपए का अगर टैक्स टारगेट रखा जाता है, दिस वुड मीन कि जो इस साल कलेक्शन होगी उससे तकरीबन 45% ज़्यादा, ये कैसे अचीव कर पाएंगे? और क्या दोबारा बोझ जो है वो सैलरी क्लास पे डाला जाएगा जो 300 अरब रुपए के टैक्सेस दे रहे हैं, जो कि रिटेल सेक्टर, होलसेल सेक्टर से ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज पे डाला जाएगा? क्या होने जा रहा है इस बजट में? जी शहजाद, थैंक यू वेरी मच। शहजाद, एक सेक्टर आप भूल गए, एक्सपोर्ट, वो भी 89 बिलियन रुपीज ही देते हैं। तो लास्ट ईयर जैसे जुबैर भाई ने भी बातें की, बड़ी अच्छी मुझे खुशाइन बातें थी इनकी, और जो उन्होंने बड़ी बातें कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को और हमें सबको देना चाहिए और बिल्कुल हमें इंडस्ट्री को चलाना चाहिए। इस टैक्स टारगेट की जो आप बात कर रहे हैं, तो लास्ट ईयर भी आपके प्रोग्राम में जब हमने ग्रेट डिबेट की थी उस वक्त भी मैंने यही कहा था आपको कि जो एवेन्यूज जहां से वाकई डायरेक्ट टैक्सेस नहीं आ रहे, हमें उनसे टैक्स निकालना है रादर देन के सैलरी पे आप बोझ डाल दें। जैसे होलसेलर, रिटेलर हमारे पास आए थे, वो 250 बिलियन रुपीस का टैक्स देने के लिए तैयार थे हमें, और 1% ये हमने इनको कहा था रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे हम आपसे ले लेंगे, वो एग्री कर गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर बजट में नहीं आ सका। इस साल वही चीज FBR कंसीडर कर रही है। एक तो वो उससे अगर वो कंसिडरेशन में आता है तो 250 अरब रुपए आप कह रहे हैं कि रिटेल और होलसेलर से इकट्ठा किए जा सकेंगे?
मिनिमम मैं कह रहा हूँ। और एक रिपोर्ट जो आपके पास है मौजूद है, उसमें वो फिगर्स टोटल गलत दिए गए हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने क्या किया हुआ है कि होलसेल एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी लिया है और उस पर टैक्स कैलकुलेट कर लिया। तो ऐसे नहीं होता। होलसेलर और रिटेलर का जो मार्जिन आता है वो एक्चुअली उसका जो टोटल प्रॉफिट है वो इंडस्ट्री या इंपोर्टर दे चुका होता है, तो उनका एक मार्जिन होता है, उस पर टैक्स लगता है, एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी नहीं लग सकता। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमें अपने आप को भी, अपने फिगर्स को भी करेक्ट करना पड़ेगा। दूसरी जानिब हमने उस वक्त विंडफॉल गेन हुआ था एक्सपोर्ट सेक्टर को, बड़े मादरत के साथ मैं कह रहा हूँ, 1.5 ट्रिलियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की कैलकुलेशन है और मेरी 1.7 थी। तो मैं समझता हूँ एक्सपोर्टर्स को हमें फैसिलिटेट करना चाहिए, उनको फिक्स टैक्स रिजीम में। लेकिन आप कह रहे हैं जो एक्सपोर्टर्स पाकिस्तान में टैक्स देते हैं वो 89 बिलियन रुपीस का टैक्स है टोटल 89 बिलियन है, और 30 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट का जो टैक्स है दैट इज 89 बिलियन रुपीस। जी, एफबीआर के फिगर है, मेरे नहीं है। दूसरी बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि वो विंडफॉल गेन था जो कि करेंसी डिफरेंशिएशन पे आया था, उस पे कोई टैक्स नहीं लिया गया, वो ही 1% आपने दे दिया। तो दूसरे लोगों से जो सैलरी क्लास है या बैंकें हैं उनसे तो आपने विंडफॉल टैक्स लिया, आप उनसे क्यों नहीं ले रहे। तीसरा हमने एक सजेशन दी थी जो कि बड़ी वायबल थी कि कंपनीज डिविडेंड नहीं दे रही है, उनको डिविडेंड देने के लिए हमने ये कहा था कि आप एक काम करें, उनको कहें कि आप एक काम कर लें कि जो 3 साल से कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का या रिजर्व्स का 1 या 3% हमें एडवांस टैक्स देते। जब आप डिविडेंड देते हो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ये लॉ में मौजूद है। ये सारी चीजें वो थी जो आपको 1.5 से 2 ट्रिलियन का टैक्स दे जाती, और ये वैल्यूएशन हुई है। पूरी रिपोर्ट थी, इलेक्शन ईयर था, मेरा ख्याल है वो उसकी नजर हो गई। अब आपके पास एवेन्यूज मौजूद है, आपको किसी उस एग्जिस्टिंग सेक्टर को बर्डन करने की जरूरत नहीं है, ना इनडायरेक्ट टैक्स लगाने की जरूरत है। ये एक्सपोर्टर वाला भी जो मैंने बताया था वो कंसीडर हो रहा है कि फिक्स टैक्स से आप मिनिमम ले जाए। इन दोनों से अगर मैं ले आऊं तो आपको आराम से 700-750 बिलियन रिटेलर से और इनसे मिल सकता है, और आसानी से मिल सकता है। आसानी से मुराद इन पे बर्डन डालें, मतलब फिक्स टैक्स से एक्सपोर्टर्स को मिनिमम टैक्स पे लेके जाएं तो इतना आप टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं। बिल्कुल हम कर सकते हैं। सही। मैं ज़रा दोबारा आपकी तरफ भी आता हूँ तारिक साहब, राना तारिक साहब, आप कह रहे थे ताजर 2 स्कीम जो थी वो एक फेल्ड आइडिया था और हमने देखा कि उसके नताइज भी नहीं आए, तो अब क्या होना चाहिए? क्योंकि आपका खुद जो आप बता रहे थे आपका ताल्लुक इंटीग्रेटेड शोबे से, तो वो टैक्स नेट में है, तो आप तो यही कहेंगे टैक्स देना चाहिए, लेकिन जो बाकी रिटेलर्स हैं, जो छोटे सार्फिन भी है, जो छोटे रिटेलर्स भी हैं, वो कैसे टैक्स अदा करें? इनकम टैक्स की यहाँ पे बात हो रही है, कैसे करें, कैसे उन पर अप्लाई करें? फिक्स टैक्स होना चाहिए या क्या फॉर्मूला होना चाहिए उसका? देखिए, मैं समझता हूँ कि अब हमें स्कीमों से बाहर आ जाना चाहिए। मुल्क को सरमाए की जरूरत है, टैक्स की जरूरत है। हाँ। तो मेरा यह ख्याल है कि आप छोटे ताजर या बड़े ताजर की तफरीक को खत्म करें और जो रेगुलर इनकम टैक्स के लॉज हैं वो उसको उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। और उसके लिए आपको इस जो इतनी बड़ी ड्राइव आप ऐप के जरिए रजिस्टर करने की कर रहे हैं और टीमें मार्केटों में जाके लोगों को रजिस्टर कर रही हैं, और उसमें भी मेरी इतलात के मुताबिक उन लोगों को रजिस्टर किया जा रहा है नंबर दिखाने के लिए जिनका बिजनेस के साथ ताल्लुक नहीं है। किसी का आईडी कार्ड डाल के उसका नंबर डाला जा रहा है। जो टैक्स का निजाम है हमें उसको लेके आना चाहिए। दूसरी बात नहीं, लेकिन रेगुलर इनकम टैक्स के निजाम में वो कैसे आएंगे जब उनकी सेल्स ही रजिस्टर्ड नहीं होती, पता ही नहीं है कि कितना उन्होंने कमाया, तो कैसे लेकर आएंगे फिर? देखें, आप किसी भी बिजनेस को मत अलाउ करें कि वो बगैर इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन के वो काम करें, उसके लिए जो भी मैकेनिज्म करना पड़े। अभी देखें आप फिर जो भी में ही तो जाके बात फंस जाती है कि कैसे करें। देखिए, विद होल्डिंग की ये जो इस वक्त ताजर 2 स्कीम आप लेके आए हैं, ये एडवांस इनकम टैक्स स्कीम है। इसके लिए भी तो आप उनको ऑन बोर्ड करके उनके साथ डिस्कशन करके और प्लस अपनी टीमों को मोबिलाइज करके ले रहे हैं। मेरा ये ख्याल है, मैं छोटे ताजर से इंटीग्रेटेड तक पहुंचा हूं, मेरा ये ख्याल है कि हमें इन स्कीमों से निकलना चाहिए और हमारे रिटेल में जो पोटेंशियल है इनकम टैक्स का और सेल टैक्स का उसको टैप करना चाहिए। ये सबसे बड़ा ग्रे एरिया, अगर जितने यहाँ लोग बैठे हैं ये से एग्री करेंगे, ये सबसे बड़ा ग्रे एरिया है। इसके बाद एग्रीकल्चर एक ग्रे एरिया है। तो हमें रिटेल को इंटीग्रेट करना है, जहां से सप्लाई चेन आपकी सीधी होगी, आपका सेल्स टैक्स, आपका विदहोल्डिंग और आपका इनकम टैक्स। मेरा यह ख्याल है कि अगर इसको आप एक जंगी बुनियादों पे स्ट्रेटजी बनाएं, उसके नतीजे में जो भी रिकवरी होगी वही आपको इस सिस्टम से बाहर निकालेगी। दूसरी बात ये कि जो बिजली के बिलों पे या किसी और स्कीम के जरिए काम करने की हम बात करें, तो बिजली के बिल अगर आप देखें तो उनके ऊपर आपने टका के इनकम टैक्स और सेल टैक्स की। ठीक है, मुझे जरा मिफ्ताह इस्माइल साहब
अब आप मुझे बताइएगा, क्योंकि काफ़ी डिस्कशन आपने सुनी है एंड यू हैव बीन देयर ट्वाइस, कैसे इतना टैक्स इकट्ठा करेंगे, किस पे बोझ डालने जा रहे हैं? और क्योंकि आपने पिछले हफ्ते आर्टिकल भी लिखा था कि आपको नहीं लग रहा कि रिवायती बजट से हटकर कुछ होने जा रहा है, क्योंकि ना प्रोविंसेस से डिस्कशन हुई एनएफसी के ऊपर, ना टैक्सेशन के ऊपर, तो जो नॉर्मल हर साल बजट देखते हैं उसी की कंटिन्यूएशन होगी है। मिफ्ता साहब, आवाज आ रही है आपको? मेरे ख्याल से मोरलेस वही होगा, बल्कि थोड़ी सी और आम बजट से बुरा होगा, क्योंकि ये खर्चा भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इंटरेस्ट भी बहुत है, तो टैक्स भी बहुत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 45% 40% टैक्स बढ़ाना मतलब आसान नहीं होता है। एक साल पूरा ज़ाया कर दिया हमने कौम का। जब तक आप एनएफसी अवार्ड को एड्रेस नहीं करेंगे, जब तक आप एग्रीकल्चर और प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, जब तक आप सरमायादारों के ऊपर बहुत ज़्यादा साहिब सरवत लोगों के ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, तो फिर आप मिडिल क्लास के ऊपर ही लगाते रहेंगे। एक प्रपोजल आया है कि हम सेल्स टैक्स बढ़ाएंगे 18 से 19%। इसका मतलब ये है कि अगर एक चौकीदार या मासी कोई साबुन खरीदती है तो उससे 18 की जगह आप 19% उससे टैक्स लेंगे। लेकिन किसी के पास हजार एकड़ की अराजी है, हम उससे टैक्स नहीं लेंगे। किसी के पास अरबों रुपए के मकान हैं, हम उनसे टैक्स नहीं लेंगे। तो ये पाकिस्तान के अंदर ये जो ज्यादती है गरीब लोगों के साथ, मिडिल क्लास लोगों के साथ, कि नौकरी पेशा आदमी अगर है 50,000 रुपए की तनख्वाह है तो उससे हम टैक्स ले लेंगे, लेकिन किसी की एग्रीकल्चर की इनकम है हम उससे नहीं लेंगे। बड़े बड़े स्टोर्स होंगे किसी के, उससे आप टैक्स नहीं ले रहे। तो मेरे ख्याल से ये हमको ये जो मौका था इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को कि यार इसको रीथिंक करते बजट की एक्सरसाइज को और इसको नया वो लेके आते, क्योंकि अभी मेहताब साहब ने बताया ना कि 20 रुपए शायद हो सकता है मुमकिन तौर पे लेवी बढ़ा दी जाए पेट्रोल पे, तो जीएसटी ना लगाएं तो लेवी लगा दे। बात तो एक ही है, जेब से पैसा तो निकलना है एक आम आदमी के। ये मौका था, इनको 3 महीने थे आईएमएफ का, आईएमएफ इनके सर पे सवार नहीं था, आईएमएफ ने इनको रूम भी दिया हुआ था। ये मौका था कि इसको एनएफसी अवार्ड को देखते आप कुछ टैक्सेशन में तब्दीली करते हैं कि एग्रीकल्चर टैक्स को वफाक पे ले आते, प्रॉपर्टी टैक्स को वफाक पे ले आते। और आप ये बात देखें कि जब आप इतने टैक्सेस बढ़ाएंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाएगी, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। आप ऐसे ही बिजली और गैस के कीमतें बढ़ा रहे हैं तो 30-40% तो लोगों का बिजली के बिल से निकल जाता है। फिर उसके पास पैसे ही नहीं रहते कि वो खाएगा क्या, वो बच्चों की स्कूल क्या फीस बढ़ेगा, तो मईशत नहीं चल रही है। अब बड़ी मुश्किल से 1.5% आपने कम किया इंटरेस्ट रेट, वो भी ज्यादा करना चाहिए था, लेकिन किया है आपने। लेकिन मैं सचमुच समझता हूँ कि ये एक साल जो है ये हुकूमत ने ज़ाया कर दिया पाकिस्तानियों का, और उसका नुकसान ये है कि 1 से 1.5 करोड़ पाकिस्तानी और खतरे गुर्बत के नीचे जाएंगे इस हुकूमत की पॉलिसी की वजह से। और ये अभी जो अशफाक तोला साहब बता रहे थे कि हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो तकरीबन 89 बिलियन रुपीस का टैक्स पे करते हैं, $30 बिलियन के करीब हमारी एक्सपोर्ट्स हैं। ये इंसेंटिवाइज किया हुआ है और क्या ये इंसेंटिव जारी रखना चाहिए, या मैं समझ नहीं पाया हूँ कि इतना कम क्यों है? एक्सपोर्टर्स के ऊपर 1 या सवा% टैक्स है, फिक्स टैक्स है कि जो भी आपका रेवेन्यू होगा, अगर $30 बिलियन है तो आपको मतलब उसका $300 मिलियन जो है वो आपको 1% या सवा% मिलता है मेरे ख्याल से, गालिबन 350। चाहे आप विंडफॉल गेन्स कर रहे हो लेकिन 1% ही देंगे आप वो 1% दे देंगे। अब इन्होंने सिर्फ किया है, और आई थिंक दिस इज फाइन, कि इन्होंने कहा कि यार ये जो 1% दे रहे हो, 1.25% दे रहे हो, ये तो मिनिमम दे रहे हो, कम से कम ये दोगे। हाँ। और अब हमको आप जो है जिस तरह आप लोकल कंपनीज जो टैक्स का वो करती हैं वो आप हमको भी खाते दिखा दें और उसको भर दें। आई थिंक दैट्स फाइन। उससे कितना फर्क पड़ जाएगा टैक्स कलेक्शन में? ये अब ये देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये कि 90 अरब की जगह 150 अरब मिल जाएंगे। आप भी यही कह रहे हैं कि मिनिमम टैक्स में चले जाएंगे, जैसा अशफाक तोला साहब अब कह रहे थे, आप मुख्तलिफ बात कर रहे हैं उससे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मिनिमम टैक्स की तरफ चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद लोगों के पास ये मजाज होगा कि वो फिर अपना टैक्स फाइल करें, जो उनका एक्चुअल टैक्स पड़ता है वो देगा। तो मैं ये समझता हूँ कि 90 बिलियन। मेरे पास अगर 1 मिनट हो तो मैं जुबैर साहब मुझे क्विकली बताएं, क्योंकि हमने बहुत सारी एफर्ट्स देखी है इस हुकूमत की, पिछली हुकूमत की, जो कह रहे थे हमें SIFC के जरिए FDI लेके आना है। बड़ी एक लंबी डिबेट है, FDI लाना पाकिस्तान में इतना आसान काम नहीं है जो इस वक्त हालात हैं ओवरऑल, लेकिन एक्सपोर्ट सेक्टर के जरिए हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा के कर सकते हैं, और उसके लिए हमें जाहिर सी बात है जो लोकल इंडस्ट्री है उसको फरोग देनी पड़ेगी। इस पर कितनी तवज्जो दी गई है ऑन अ सीरियस नोट कि हाँ ठीक है हमने अपने एक्सपोर्ट्स को 30 बिलियन से अगले साल 35-40 बिलियन डॉलर लेके जाना है? कोई सीरियस एफर्ट हुई है पिछले 1 साल में? देखिए, जहां
आई एम सॉरी टू से, लेकिन जहाँ पॉलिसीज के हर्डल्स नहीं हैं, पॉलिसीज की मुराद ये है कि आपका इंटरेस्ट रेट है, फिर आपका यूटिलिटी की जो टैरिफ्स हैं, बाकी और कई चीजें हैं, अगर उसका नहीं है जहाँ हर्डल, वहाँ हमने एज ए टीडीएफ हमने बड़ी मेहनत की और एग्रीकल्चर का जो एक्सपोर्ट था 3.8, इस साल हमने उसको 8 बिलियन कर दिया है। राइस का लोग कहते हैं कि जो तो 1 बिलियन उसका आप निकाल दें, जो इंडिया के बैन होने की वजह से हमने किया। बाकी सारे नई आइटम्स हैं, सबके ऊपर मेहनत की, इसलिए उसके अंदर ना बिजली चाहिए ना गैस चाहिए, सिर्फ हमारी मेहनत चाहिए, लोगों को इंस्पिरेशन देनी है, मुल्कों में जाके बात करनी है और अपनी एग्जीबिशंस करनी है। वी हैव डन दिस, डबल कर दी एक्सपोर्ट, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अगले साल ये आप आईटी की बात कर रहे हैं ना? क्रॉस करेंगे। सर एक मिनट जी, मैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, वैल्यू एडिड की बात कर रहा हूँ। वहाँ गवर्नमेंट पॉलिसीज बीच में नहीं आती हैं, ठीक है? जहाँ गवर्नमेंट पॉलिसीज आती हैं, जहाँ टैक्सेशन निजाम आते हैं, वहाँ ये प्रोग्रेस नहीं हो सकती, बल्कि वो डाउनवर्ड है। अगर मेरा सिर्फ कहना यह है कि गवर्नमेंट अगर सिर्फ ये कर दे और कुछ ना करे, अगर एक्सपोर्ट बढ़ाना है, तो आप हमारा इस वक्त जो राइवल्स हैं वो इंडिया है, बांग्लादेश है, वियतनाम है, कंबोडिया है, और चाइना तो अब निकल गया क्योंकि वहां बड़ी महंगाई हो गई। अब ये चार, अगर आप बांग्लादेश के मॉडल को ले लें और उनका जो ओवरहेड कॉस्ट है, कन्वर्जन कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो नाम आप देना चाहें, उनके बराबर हमको आप कर दें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगले साल के अंदर 5 बिलियन का एक्सपोर्ट हम ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट का जो हमारे साथ मौजूद थे। हमें एक न्यूज़ हेडलाइन की तरफ जाना है और इस ब्रेक के बाद हम दोबारा इस डिस्कशन को नए मेहमानों के साथ जारी रखेंगे।